एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने को कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक के माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। बीन्स? पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस पर विश्वास किया और उस जादुई बीन के बदले अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल। ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा? हाँ है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहाँ से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। जैक बहुत डरा हुआ था पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। जैक ओवन में जाकर छिप गया। वो राक्षस किचन में जाकर सूंघने लगा।
मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक अवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और घर के अंदर दौड़ता हुआ गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। राक्षस की आवाज सुनते ही जैक अवन में जाकर छुप गया। खाना हो जाने पर राक्षस ने अपनी पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक अवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो राक्षस के घर में छुप के घुस गया, उसकी पत्नी से छुपते हुए, और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद अवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया, पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी, इसलिए वो राक्षस के घुटनों से चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। हेल्प! वीणा चिल्लाई। जैक ने वीणा को अपने पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। राक्षस उठ गया और जैक के पीछे दौड़ा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे।
जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ जल्दी, और आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और राक्षस जोरों से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। वो अपनी लालच की वजह से आज जान खो बैठता। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और वो कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मदद के लिए, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की, तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले, तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा, और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी, और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहां खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी।
आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है।
पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो, मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे, तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है।
सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। और 7 छोटी बकरियां। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक भेड़िया घूमता था। वो हर समय भूखा रहता था। वो बहुत कुछ खाता, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती थी। ओह, मुझे फिर से भूख लग रही है। इसलिए दिन रात वो शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता। एक दिन भूखे भेड़िए को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो ध्यान से और चुपचाप वहां गया। पास जाने पर उसने पेड़ों में से देखा कि झोपड़ी में एक बकरी माँ और उसके 7 बच्चे रहते हैं। ओह, मुझे तो पूरे हफ्ते भर का खाना मिल गया। चालाक भेड़िया वहीं इंतजार में पड़ा रहा और सुबह तक झोपड़ी की जासूसी करता रहा। सुबह माँ बकरी अपने 7 बच्चों को चूमकर घर से जाने ही वाली थी। मेरे बच्चों, मैं अब कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। ध्यान से रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है। बकरी माँ बाजार जाने के लिए घर से निकले। उस समय भेड़िया चुपके से झोपड़ी को देख रहा था। इस अच्छे मौके को देखते ही वो कूदकर बाहर आया, लेकिन उसे छोटी बकरियों को मूर्ख बनाने के लिए एक आइडिया की जरूरत थी। इन बकरियों को पकड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है कि मैं अपना रूप बदल लूं। भेड़िए ने पहले एक पुरानी पोशाक पहनी। उसने अपने कान नीचे खींच लिए और शाखाओं से बकरी के 2 सींग बनाकर अपने सर पर रख लिए। फिर अपने पैरों को आटे से ढककर उसने किसी ऐसे घर से एक ताजा और गर्म सेब पाई चुराई जिसे वो नहीं जानता था। और अब मैं अपनी आवाज भी कुछ इस तरह बदल लेता हूँ। मैं कितना शातिर हूँ। भेड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के सामने गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर छोटी बकरियां तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। उनमें से एक उत्साह से दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन दूसरी छोटी बकरी ने उसे चेतावनी दी। रुको, तुम्हें ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहले तुम्हें पूछना होगा कौन है। बाहर कौन है? मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ। मैं तुम्हें पार्क में ले जाने आई हूँ। हमारी दादी बहुत दूर रहती है, आप वो नहीं हो सकती। ओह बच्चों, ये कितना लंबा सफर रहा। शाबाश, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और सब लोग पार्क चलते हैं। जब भेड़िए ने ऐसा कहा तो छोटी बकरियों ने दरवाजे के नीचे भेड़िए के पैरों की ओर देखा। देखो, उसके पैर सफेद हैं, हमारे
भेड़िए से। हाँ, पर उसके नाखून भेड़िए की तरह लंबे हैं। जब छोटी बकरियों ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें सेब की पाई सुंघाई। देखो, मैं तुम्हारी सबसे पसंदीदा एप्पल पाई लाई हूँ। और भेड़ियों को एप्पल पाई बनानी बिल्कुल नहीं आती। बकरियों ने सेब की पाई को सूंघा और उत्साहित होकर दरवाजा खोल दिया। उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि वो भेष बदलकर भेड़िया है। चलो दादी माँ, पार्क चलते हैं। जब हम लौटेंगे तो हम अपनी एप्पल पाई खाएंगे। छोटी बकरियां और भेड़िया झोपड़ी से चले गए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जब बकरियां खुशी खुशी चल रही थीं, भेड़िए की पोशाक एक पेड़ की शाखा में फंस गई। पोशाक धीरे धीरे भेड़िए पर से उतरने लगी और छोटी बकरियां भेड़िए के भयानक फर को देखकर हैरान रह गईं। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि उसे पहचान लिया गया है, उसके कान फड़फड़ाए, नुकीले दांत दिखाई दिए और वो बकरियों पर कूद पड़ा। उसने उन सभी को एक एक करके पकड़ा। उनमें से केवल एक बच गई और भेड़िए से दूर भाग गई। भेड़िए ने 6 छोटी बकरियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। बची हुई छोटी बकरी अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेजी से भागी कि उसकी सांस फूल गई। इस बीच माँ बकरी बाजार से फलों और सब्जियों की टोकरी लेकर लौट आई थी। घर का दरवाजा पूरा खुला था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम लोग? मेरी छोटी बकरियाँ। बकरी माँ इतनी चिंतित थी कि वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने छोटे बच्चों की तलाश शुरू की। तभी उसने जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ओह नहीं, ये तो एक भेड़िए के पैरों के निशान हैं। उसने कुछ देर तक उनका पीछा किया, लेकिन फिर रास्ता बदल गया और निशान गायब हो गए। अब मैं क्या करूंगी? एक भेड़िया मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया। जब बकरी माँ रो रही थी तो बची हुई बकरी दौड़ती हुई उसके पास आई। माँ, 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 ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। एक भूखे भेड़िए ने हमारी बकरी की दादी का वेश बनाया और हमें चुराने की कोशिश की। मैं बच गई माँ, मुझे पता है वे लोग कहाँ हैं। माँ बकरी और बच्ची बकरी भेड़िए की मांद की तरफ दौड़े। जब वे पहुँचे तो उन्होंने छोटी बकरियों की आवाज सुनी। ये भेड़िए की मांद है, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा बेबी। माँ बकरी और बच्ची बकरी ने बाकी छोटी बकरियों को बचाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। वे दोनों भेड़िए के घर के सामने खड़े हो गए और अपने हाथों से अंदर की ओर एक विशाल भालू की छाया बना ली। अंदर भेड़िया छोटी बकरियों को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने भालू के आकार की डरावनी छाया देखी। मैं बहुत भूखे पेट वाला एक विशाल भालू हूँ। यहाँ कोई भेड़िया होगा जो मेरा पेट भरेगा। भेड़िया इतना डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा कि वो तुरंत अपनी मांद से बाहर भागने लगा। नहीं, मेरी मदद करो, मदद करो। भालू, 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 भालू मुझे खा जाएगा। मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। भेड़िए को भागता देख छोटी बकरियां खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले से लग गईं। भाग गया भेड़िया, भाग
और तब से माँ बकरी और उसके 7 बच्चे जंगल में अपनी झोपड़ी में भेड़िए से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। बहुत समय पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ गुजर गई थी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक झोपड़े में रहते थे। उनके पिता पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में पिस पिस के उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई पत्नी बहुत अमीर परिवार से थी। उनको पसंद नहीं था कि वे गरीब थे और एक झोपड़े में रहते थे, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसल और ग्रेटल को कुछ सुनाई दिया। उनकी नई माँ उनके पिता से कुछ बोल रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को भगाओ, वरना हम सब मरेंगे। उनके पिता ने आवाज उठाई, तुम चुप रहो। मैंने सोच लिया है, कल इनको कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसल ने उसे चुप कराया। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता ढूंढ लेंगे घर का। उस रात हैंसल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जेब में भरकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके पिता ने बताया कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसल पत्थर गिरा गिरा के निशानी बना रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के पिता और माँ निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो कभी नहीं लौटे। रात ढलते ही जंगली जानवरों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसल और ग्रेटल वही आग के पास ही बैठे रहे जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डले हुए पत्थरों को देख देख कर घर की ओर जाने लगे। अच्छा किया हैंसल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुंचे, पिताजी चौंक गए पर खुश भी थे, और माँ दिखा रही थी जैसे वो खुश थी, पर सब नाटक था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने वापस उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसल फिर से पत्थर चुनने ना जा पाए। पर हैंसल था समझदार। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपने पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से माँ और पिता निकल लिए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसल और ग्रेटल सूरज ढलने से पहले रवाना हो गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसल भी लाचार था। अब के ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना, और जान को मुसीबत अलग से। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। तीसरे दिन
उनको एक बेहद सफेद चिड़िया दिखी। उसने इनको गा के सुनाया। वो उस पल अपनी भूख भूल के उस चिड़िया के पीछे गए और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार ब्रेड की थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडी से और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसेल और ग्रेटेल खुशी के मारे रुक ना पाए। सारी थकान भूल के उस घर की ओर भागे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने को गए, अंदर से एक आवाज आई। अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उनको सारी घटनाएं बताई तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर के बाहर और अंदर बिल्कुल अलग था। अंदर अंधेरा था और अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाईं, ऐसी भी जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस पे सोए वो बिस्तर इतना मुलायम। सुबह उठे तो देखा कि वो औरत नहीं थी कहीं। उन्हें ढूंढने लगे दोनों। वहीं उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो बक्से भर के खजाना पड़ा था। दोनों चौंक गए। हैंसेल और पास से देखना चाहता था। तभी उनकी आवाज फिर आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और वो चुड़ैल ठीक सामने खड़ी थी। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने तहखाने ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसेल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटेल को वो किचन ले आई घसीट के। तेरा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बना। मोटा ताजा होगा तो मुझे उसे खा के मजा आएगा, पर तू कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। ग्रेटेल को उसकी बात माननी ही पड़ी। हैंसेल था तो समझदार। उसने तरकीब सोची चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी, वो पिंजरे के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसेल मोटा हुआ या नहीं। हैंसेल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटेल से और खाना बनाने को कह रही थी। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, अब आज तो मैं हैंसेल पाए बनाऊंगी, उसने ग्रेटेल से कहा। अवन में देख जरा, आटा पका या नहीं। वो डरी हुई तो थी, पर ग्रेटेल अपने भाई जैसी समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे अवन में धक्का देने वाली है। मेरा सर अंदर नहीं जा रहा है, आटा नहीं दिख रहा है, ग्रेटेल बोली। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौके पे ग्रेटेल ने सारी ताकत लगा के चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया।
की चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसल को निकाला। अवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहां से निकल के जंगल की ओर भागे, पर कहाँ जाए ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी मिली। एक बड़े से बतख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम चला कि वो कहाँ हैं। वो दौड़े दौड़े घर पहुंचे। बच्चों को देख पिता बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश की पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब भुला दिया, पर वो पिता के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से ढेर सारे हीरे मोती निकाले जो उन्हें चुड़ैल के घर में मिले थे। पिता ये देख के चौंक गए। उनके परिवार को फिर कभी तकलीफ नहीं हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। साल पहले एक जंगल के पास एक पुराने छोटे से घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। वे खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। बस कमी ये थी कि उनका अपना बच्चा नहीं था। एक बार जब बूढ़ी औरत रसोई में बिस्किट का आटा बना रही थी तो उसका पति आ गया। प्रिय, आज तुम क्या बना रही हो? मेरे प्रिय, आज मैं एक जिंजर ब्रेड आदमी पका रही हूँ। बूढ़ी औरत ने आटा गूंद लिया और जिंजर ब्रेड आदमी का आकार दिया। इसे ओवन में डालने के बाद वो बैठ गई और जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पकने का इंतजार कर रही थी। जब जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पक जाने का स्वादिष्ट गंध पूरी रसोई में फैल गया, उसने अपने ओवन दास्ताने पहने और जिंजर ब्रेड आदमी को बाहर निकाला। अब समय था उसे सजाने का। उसने कैंडी का उपयोग करके प्यारी सी नाक और किशमिश का उपयोग करके आंखें बनाई। फिर उसने बाल और कपड़े बनाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया और आखिर में उसके बटन बनाने के लिए कुछ चेरीज इस्तेमाल किए। उसने अपनी कृति पर एक नजर डाली और कहा, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी सुंदर दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कमी है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, दोबारा देखा और ओह, मैं उसका मुंह तो बनाना भूल ही गई। उसने क्रीम का इस्तेमाल कर जिंजर ब्रेड के चेहरे पर होठ बनाए। अब मेरा जिंजर ब्रेड आदमी पूरा हो गया। उसी पल कुछ अजीब घटना घटी। धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है? तुम बात कर रहे हो? जिंजर ब्रेड आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसने दौड़ना शुरू किया। जी हाँ, और मैं दौड़ भी सकता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी रसोई की बेंच से कुर्सी पर और फिर जमीन पर कूद गया और फिर बगीचे की तरफ जाने के लिए तेज दौड़ने लगा। वापस आओ, लौट आओ। बूढ़ी औरत चिल्लाई। जिंजर ब्रेड बात करते हुए दौड़ रहा था। दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत बगीचे में गई और जिंजर ब्रेड के पीछे भागने लगी। बूढ़े आदमी ने खिड़की से पत्नी को दौड़ते हुए देखा और चिल्लाया, हे, तुम क्यों भाग रही हो? बूढ़ी औरत ने पति को दौड़ते हुए जवाब दिया, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी भाग गया, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत दौड़ रही थी, पर जिंजर ब्रेड आदमी इतना तेज दौड़ रहा था कि उसे पकड़ना असंभव था। कुछ देर बाद जिंजर ब्रेड आदमी एक खेत में पहुंचा। एक चरती हुई गाय ने उसे देख लिया। कितना अच्छा बिस्किट है, मुझे उसे पकड़कर खाना चाहिए।
गाय ने भी जिंजर ब्रेड के पीछे भागना शुरू किया। रुको, भागो मत, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। भागो, जोर से भागो। वो बूढ़ी औरत भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत और गाय जिंजर ब्रेड आदमी के पीछे भाग रहे थे और इस बार एक सुअर ने जिंजर ब्रेड आदमी को देख लिया। जिंजर ब्रेड आदमी, मेरे मुंह में पानी आ गया। रुको, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने दौड़ते हुए सुअर को जवाब दिया। भागो, जितना तेज भाग सकते हो। वो बूढ़ी औरत और वो गाय भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जब वे दौड़ रहे थे, जिंजर ब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत, गाय, सुअर दौड़ रहे थे। उसी समय एक मुर्गी जो खाना ढूंढ रही थी, उसने जिंजर ब्रेड को देख लिया। अरे, ये तो मेरा दोपहर का खाना है। तो मुर्गी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो जिंजर ब्रेड आदमी, मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो बूढ़ी औरत, गाय और सुअर भी मुझे पकड़ नहीं सका, और तुम भी नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जिंजर ब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी दौड़ रहे थे। सभी दौड़ रहे थे, पर जिंजर ब्रेड आदमी सबसे तेज दौड़ रहा था। जिंजर ब्रेड आदमी बहुत खुश था और उसे खुद पर गर्व हो रहा था। मैं दुनिया का सबसे तेज और गतिशील जिंजर ब्रेड आदमी हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जब जिंजर ब्रेड आदमी ने आगे देखा तो सामने एक नदी थी और वो रुक गया, क्योंकि वो जानता था कि पानी उसे पिघला सकता था। ओहो, अब क्या करूं मैं? बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी नजदीक आ गए थे। उसी समय पेड़ के पीछे से एक चालाक लोमड़ी आगे आ गया। मैं तैरना जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने इसके बारे में सोचा। अगर तुमने मुझे खा लिया तो? बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे तुम्हें नहीं खाना है, बस तुम्हें उस पार जाने में मदद करूँगा। जिंजर ब्रेड आदमी ने चालाक लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी पूंछ पर बैठ गया। जितना हो सका कस के पकड़ लिया। लोमड़ी नदी में कूद गया और तैरने लगा। इस बीच बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी नदी किनारे पहुँचे और देखा कि जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ी पर बैठकर उस पार जा रहा है। वो उसे जाता देख रहे थे, ये जानकर कि उसे पकड़ नहीं पाएंगे। नदी गहरी हो गई और पानी बढ़ने लगा। अरे लोमड़ी, अपनी पूंछ ऊपर रखो, मैं लगभग गीला हो गया हूँ। मेरी पीठ पर आ जाओ, वो जगह सुरक्षित है। जिंजर ब्रेड आदमी उसकी पीठ पर सरक गया। वे थोड़ी देर तैरते रहे, लेकिन जैसे ही पानी और गहरा हुआ, लोमड़ी की पीठ भी पानी में डूबने लगी। मुझे डर है कि तुम गीले हो जाओगे। तुम मेरे सिर पर क्यों नहीं बैठते? वो और थोड़ा ऊंचा है। जिंजर ब्रेड आदमी उसके सिर पर चढ़ गया। लोमड़ी ने अपनी योजना को अंजाम दिया और सिर पानी में डुबो दिया। पानी बहुत ही बढ़ चुका है, तुम मेरी नाक पर क्यों नहीं बैठते? वो और थोड़ा ऊंचा है। तो जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ी के नाक पर बैठ गया। जैसे ही वो किनारे पहुंचने वाले थे, लोमड़ी ने जिंजर ब्रेड आदमी को नाक से उछालकर अपना मुंह खोला। जिंजर ब्रेड आदमी उसके मुंह में गिरने वाला था और लोमड़ी उसे खाने वाला था, पर ये नहीं हो सका। जब जिंजर ब्रेड आदमी हवा में था, तब ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था। उसने जिंजर ब्रेड आदमी को अपनी चोंच से पकड़ लिया। जिंजर ब्रेड आदमी ने कौवे को और थोड़ा आगे उड़ने दिया, फिर पूछा, कौवे अदरक का बिस्कुट खाते हैं? जैसे ही कौवे ने बोलने के लिए अपनी चोंच खोली, जिंजर ब्रेड आदमी नीचे गिर गया और उससे जितना हो सका जोर से भागने लगा। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो बूढ़ी औरत, गाय, सुअर, मुर्गा और लोमड़ी ने भी मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर नहीं पकड़ सके, क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जिंजर ब्रेड आदमी भागता रहा और कभी रुका नहीं। यदि जिंजर ब्रेड आदमी भागते हुए आपसे आगे निकल जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना,
क्योंकि वो जिंजर ब्रेड आदमी है और कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। छोटी बकरी उस दिन बहुत उत्साहित थी क्योंकि ये उसका जन्मदिन था। लेकिन वो उत्साहित इसलिए भी थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करेगी। छोटी बकरी उत्साह से चहकते हुए अपने भाइयों और बहनों के पास गई। मेरे लिए मेरी माँ का सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ओ, अब छोड़िए भी, आप बताओ ना भाई, मेरी माँ के पास मेरे लिए सरप्राइज क्या होगा? अगर मैं बता दूं तुम्हें तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन जंगल के दूसरी तरफ लालची भेड़िया अपने पेट के लिए भोजन की तलाश में था। कुछ समय बाद भेड़िए ने आगे 2 हिरण के बच्चे देखे। वो हिरण पर कूदने ही वाला था उन्हें खाने के लिए, जब उसने उनकी बातें सुनी कि जल्द ही बकरी की जन्मदिन की पार्टी होने वाली है और सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे। तो सभी लोग होंगे वहाँ। हा 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 हा। भूखा भेड़िया 2 हरणों के बजाय 7 बकरियों से अपने पेट को खुश करना चाहता था। वो जल्दी से बकरी की झोपड़ी में पहुंच गया। दरअसल शेफ पांडा और माँ बकरी एक विशाल 4 परत वाला स्वादिष्ट कैंडी से भरा हुआ रंगीन केक बना रहे थे। भेड़िया कल्पना करके प्रसन्न हुआ कि वो केक में छिपा हुआ है और जैसे ही बकरी मोमबत्तियां बुझाने के लिए आ जाती है, वो अचानक केक से बाहर आ जाता है और बकरियों को खा रहा है। उस समय बकरी की माँ ने अपने 2 छोटे शावकों को एक और सरप्राइज के लिए बुलाया। ये गुब्बारा लो, हमारे हाथी दोस्त को दो और उसे इसे फुलाने के लिए कहो। लेकिन खबरदार, ये सरप्राइज है, अपनी बहन को मत बताना। ठीक है माँ। इस बार भेड़िए ने कल्पना की कि उसके पास विशाल गुब्बारा है, जिसने उसे फोड़ा और उसे छोटी बकरियां मिल गई। उसके मुंह में पानी आ गया। इस बार माँ ने दूसरे 2 शावकों को बुलाया। भाग कर जाओ और जिराफ को कहो कि बड़े-बड़े आइसक्रीम कार्ट्स लेकर आए। याद रखना, ये भी सरप्राइज है। आइसक्रीम? इस बार भूखा भेड़िया सपना देख रहा था कि वो आइसक्रीम ट्रक के अंदर छिप जाएगा। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनमें से बकरियों को खाने में कौन सी सही रहेगी। घंटे बीत गए। अंत में सभी तैयारी पूरी हो गई और मेहमान बगीचे में इकट्ठे हुए, एक के बाद एक। बेशक किसी को वुल्फ की योजना के बारे में पता नहीं था। छोटी बकरी और भी खुश थी जब उसने उपहार पैकेज देखे। हाथी मुश्किल से विशाल सरप्राइज गुब्बारा ले आया, जिसे अपने अपनी सूंड से फुलाया था और छोटी बकरी को सौंप दिया। जब बकरियों ने गुब्बारा देखा तो उन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की अंदर क्या होगा। ओह, क्या अंदर एक विशाल छाता है? नहीं, ये भेड़िए के पंजे जैसा दिखता है। एक भेड़िया नहीं। उस पल में जन्मदिन वाली बकरी से रहा नहीं गया और उसने गुब्बारे को जोर से फोड़ दिया। उसमें से निकलने वाली मुलायम सूती कैंडी देखकर बकरियां खुश हो गई। ये एक अद्भुत उपहार है, धन्यवाद। यम 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 यमी। बाद में आइसक्रीम निर्माता जिराफ ने छोटी बकरियों को आमंत्रित किया आइसक्रीम के लिए। सभी बकरियों ने बारी बारी से आइसक्रीम ली, लेकिन तभी आइसक्रीम के डिब्बे हिलने लगे।
आइसक्रीम के डिब्बों को हिलता देख सब डर गए, लेकिन बक्से अचानक खुल गए और उसमें से खरगोश मित्र बाहर आया। सरप्राइज! तुमने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा, सही कहा ना? ओह हाँ, मैं बहुत परेशान थी। जब केक का समय आया, महाराज पांडा और माँ बकरी बड़ी मुश्किल से केक को बगीचे में लेकर आए। ये केक उससे भी भारी है जितना हमने सोचा था, शेफ पांडा। सभी मेहमान केक का आकार देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। क्या ये विशाल केक मेरे लिए है? हाँ, आओ एक इच्छा करो और मोमबत्तियाँ बुझा दो। इसके बाद सभी लोग केक के पास जमा हो गए। छोटी बकरी ने इच्छा की। जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाई, विशाल केक जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उस टूटे हुए केक में से एक बड़ा बुरा भेड़िया दिखाई दिया। सभी चिल्लाते हुए भागने लगे। भागो, भागो, बचाओ, ये उस समय एक ऐसी गड़बड़ी थी कि बकरी माँ उसके शावकों को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। भूखे भेड़िए ने 3 छोटी बकरियों को पकड़ा और भाग गया। मेरी बच्चियाँ, उन्हें जाने दो, तुम विश्वासघाती भेड़िए। तुम मेरे पीछे भाग सकते हो, लेकिन तुम वैसे भी मेरे पास पहुँच नहीं सकते। हा 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 हा। भेड़िए ने सोचा वो जल्दी से भाग जाएगा तो कोई निशान पीछे नहीं रहेगा, पर बकरी माँ को उसके शावकों द्वारा फेंके गए मिठाई के निशान मिलते गए। लेकिन वो वैसे भी अकेली उन्हें बचा नहीं सकती थी, इसलिए उसने भालू मित्र से मदद मांगी और भालू स्वेच्छा से मदद के लिए तैयार हुआ। उस पल जब भेड़िया अब खुद को बकरियों को निवाला बनाने से रोक नहीं पा रहा था, उसी समय उसने भालू की आवाज सुनी। ला 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 ला। क्या बढ़िया खाना है, एकदम अद्भुत। अरे ला 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 ला। भेड़िया वहाँ रुक नहीं सका। उसने बकरियों को पत्थर से बांधा और उत्सुकता से भालू के पास गया। क्या हो रहा है भालू? इस आनंद का कारण क्या है? सड़क के अंत में एक ऐसी दावत का मेज है, यदि तुम उसका एक अंश भी खाओ तो तुम्हें कम से कम 1 साल तक भूख नहीं लगेगी। मुझे लगा कि तुम्हें भी जाना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। ला 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 ला। लालची भेड़िए ने भालू ने बताई जगह जाने का फैसला किया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बकरियों को भी खाऊंगा। हा 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 हा। हालांकि जब भेड़िया वहाँ पहुँचा, उसने ना तो मेज देखी और ना ही दावत। ये जगह सिर्फ एक खाली जमीन थी, चट्टान के किनारे पर। स्वादिष्ट भोजन कहाँ है? उस पल बकरी की माँ छिपी हुई जगह से बाहर आई और भेड़िए को ऐसा सींग मारा कि वो भेड़िया चिल्लाते हुए चट्टान से नीचे गिर गया। बकरी की माँ तुरंत भेड़िए के घर पर आई और एक एक करके अपने शावकों को छुड़ा लिया। ओ, आप हमारे हीरो हैं, माँ। जब वे अपने खुशहाल जिंदगी में वापस लौट रहे थे, बड़ा बुरा भेड़िया समझ नहीं पाया कि ये उसका लालच ही था जिसने उसे हरा दिया था।